दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन ये वो बोर्ड है जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए लाई गई स्कीम्स का लाभ उन्हें ज़रूर मिलता रहे। और आज हमारे साथ बोर्ड के डायरेक्टर जनरल श्री हर्ष वैद्य जी हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर, तो बोर्ड की अगर हम बात करें तो श्रमिकों की शिक्षा के लिए ये बोर्ड काम करता है। शिक्षा के लिए जागरूक करना श्रमिकों को अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि देखा जाए तो जो श्रमिक हैं वो न सिर्फ खुद मजदूरी करते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी मजदूरी में ही डालते हैं। वो शिक्षा का महत्व नहीं समझते। ऐसे में आपका बोर्ड किस प्रकार से उन्हें ये बात का आश्वासन दिलाता है कि शिक्षा का क्या महत्व है? हमारा बोर्ड शुरू से ही श्रमिकों में शिक्षा और जानकारी के बारे में अधिक से अधिक कार्य करता रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारा बोर्ड जो है वो सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में ही नहीं बताता, वो श्रमिकों को सामाजिक विषयों पर, पारिवारिक विषयों पर, जैसे आपने कहा बच्चों की, तो जो बाल मजदूरी है वो, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में बाल मजदूरी बैन है और उसके लिए कानून भी बने हुए हैं। तो हम उन कानूनों के बारे में भी बताते हैं, बच्चों के माँ बाप को भी शिक्षा देते हैं कि बाल मजदूरी का क्राइम है, उसको नहीं कराना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, आगे बढ़ाना है। खासकर जो लड़कियां हैं उनके शिक्षा के लिए, उनके विकास के बारे में हम बताते हैं। साथ ही जो उनकी पारिवारिक समस्याएं, हमारे कार्यक्रम जो हैं वो पति पत्नी के लिए भी होते हैं, माँ बाप के लिए भी होते हैं और बच्चों के लिए भी होते हैं। तीनों प्रकार के कार्यक्रम हमारा बोर्ड करता है। पति पत्नी के कार्यक्रमों में हम पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं की श्रमिक वर्ग में समस्या होती है शराब को लेकर के। तो शराब के क्या नुकसान हैं, कैसे बंद करना है, क्या करना है, कैसे आप शराब बंद करके अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ये जानकारी भी हम देते हैं। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर दिया है, तो हमारे जो कार्यक्रम है वो स्वच्छता को लेकर हो रहे हैं। बस्तियों में जा जाकर, गाँव में जा जाकर स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, स्वच्छता नहीं होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये भी हम बताते हैं। तो इस प्रकार से हम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, हम परिवार और समाज से जुड़ी हुई जो भी विषय हैं उन सभी पर हम शिक्षा देते हैं। जी बिल्कुल, जो कार्य आपने बताया, ज़्यादातर वो जो NGOs होते हैं वो ऐसे कार्यों में अग्रसर आते हैं। और कैसे कैसे प्रोग्राम जो आप चलाते हैं, मतलब शिक्षा के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए, और कहाँ कहाँ पर आप ये प्रोग्राम चलाते हैं और किस तरीके से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ताकि जो लाभार्थी हैं उनको समझ में आ जाए कि उनको हम क्या समझाना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने अभी NGOs का जिक्र किया, तो इस तरह के कार्यक्रम चलाने में NGOs भी हमारी बहुत मदद करते हैं। खासकर जैसे बाल मजदूरी की आपने बात की, तो NGOs जो इसमें कार्य कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसे वो बनाते हैं इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर कि वो बच्चे जिनको इससे बचाया गया है, बाल मजदूरी से, उनको रखा जाता है। बॉम्बे में हैं, बाकी जगह भी हैं, तो वहाँ जाके भी हम कार्यक्रम करते हैं। कई NGOs हैं जिनके साथ हमारी रेगुलर भागीदारी है। और गाँव में कार्यक्रम करने का हमारा तरीका है कि रूरल वॉलंटियर्स होते हैं हमारे, जिनको, जो लोगों की लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनको प्रशिक्षण नहीं देते, हम उनको 250 रुपये प्रतिदिन का भत्ता भी देते हैं, जो उनकी मजदूरी का नुकसान होता है उसके लिए। तो उसके लिए हमारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, DBT जिसको कहते हैं। तो उनकी पूरी लिस्ट रहती है, उनके बैंक अकाउंट नंबर, उनके आधार नंबर, वो सारा लिंक्ड रहता है, उनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हैं, वो पूरा डेटा हमारे पास रहता है। हम जैसे ही प्रशिक्षण देते हैं उसके तुरंत बाद हम उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट वो पैसा जमा करते हैं। तो रूरल वॉलंटियर्स गाँव में और NGO शहरों में, जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड और रूरल सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपने श्रमिकों को इकट्ठा करता है, उन्हीं का हॉल होता है ज़्यादातर। उसमें हमारे दोनों तरह के कार्यक्रम होते हैं, यूनिट बेस्ड, जहाँ हम उनके इंडस्ट्री में जाकर प्रोग्राम करते हैं, या हमारे रीजनल डायरेक्टरेट्स में भी ट्रेनिंग हॉल होते हैं, वहाँ पे भी हम कार्यक्रम करते हैं। प्लस जो हमारा एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, मुंबई में, कुर्ला में, वहाँ पर हम नेशनल लेवल के ट्रेड यूनियंस के लिए कार्यक्रम करते हैं, अपने एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे हमारे पास हॉस्टल है, रहने खाने की सुविधा है, सब कुछ है, तो वहाँ पे भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात रही महानगरों की, जैसे मुंबई या फिर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो यहाँ के जो श्रमिक हैं वो सबकी नज़र में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम दुर्गम क्षेत्रों की बात करें, जैसे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर श्रमिकों के लिए अलग चैलेंजेस हैं, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर अलग मौसम रहता है, काम ज़्यादा नहीं होता, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो स्कीम्स हैं कहीं ना कहीं वो दब के रह जाती हैं। ऊपर के दुर्गम क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, लद्दाख की बात करें, वो डेली वेजेस वाले वहाँ पर श्रमिक हैं, उनको किस तरह से आप इस कार्यक्रम में शामिल करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है।
जैसा कि हमने बताया कि हमारे 50 रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, और जो आप पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्पेशल प्रोग्राम हैं। उत्तर पूर्व आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, यहाँ के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम है। फिर ट्राइबल्स के लिए हमारे अलग विशेष कार्यक्रम है। आपने लेह लद्दाख की बात की तो जम्मू में हमारा एक सेंटर है, श्रीनगर में हमारा एक सब SRC जो सब रीजनल सेंटर है वो है। तो इस तरह के क्षेत्रों में भी हमारी पहुंच है और इनके लिए हम विशेष कार्यक्रम करते हैं। तो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल्स हैं, उनके लिए कार्यक्रम है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे अलग कार्यक्रम है जो हम विशेष रूप से करते हैं। वहाँ पे हमारे 6 रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं। सर, जब से डिजिटल इंडिया का नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, बहुत कुछ भारत में बदल गया है। लेकिन श्रमिकों की अगर बात करें तो वो आज भी स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते या उनको नहीं पता है OTP के बारे में, या इतना जानकारी उनको नहीं है। तो किस तरीके से आप उनको इस बारे में जागरूक करते हैं कि अपना जो OTP है उसको सिक्योर रखना है, या किस तरह से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र वो कर सकते हैं, स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में क्या? हाँ, इसके बारे में हमने बहुत बृहद रूप से कार्यक्रम डिजिटल लिटरेसी का कर रहे हैं। अभी 3 महीने पहले हमारी मंत्रालय में भी डिजिटल लिटरेसी को लेकर एक मीटिंग और प्रेजेंटेशन हुआ था, जहाँ विशेष सचिव स्वयं उपस्थित थी, और हम उस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाना है इस पर हम कार्यरत हैं। और जैसा कि आज अध्यक्ष महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था, ये जो आप OTP वाला प्रश्न और स्मार्टफोन वाला प्रश्न उठा रही हैं, तो डिजिटल लिटरेसी, अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि जो कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन में जो कोविन ऐप भारत सरकार ने बनाया था, उसको लेकर के भी लोगों को नहीं समझ में आता था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। और वहाँ की ऐप में कैसे जाना है, कैसे रजिस्टर करना है, उसके बाद वैक्सीनेशन कैसे मिलेगा। तो हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स ने स्पेशल ट्रेनिंग दी है लोगों को इस पे कि आप कोविन ऐप में कैसे रजिस्टर करेंगे, उससे आपको कैसे आपका टाइम शेड्यूल होगा, कहाँ जाके आपको वैक्सीनेशन लेना है, फिर वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थे, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर था, तो वो भी दूर किया। तो इस तरीके से हम जो भी नया चैलेंज हमारे सामने आता है, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जैसे आज मैडम अनुराधा प्रसाद ने भी कहा कि ATM से क्या पेटीएम के लिए है, तो अब तो धीरे धीरे सब कुछ ही जितने भी हैं वो इसी के थ्रू होने वाला है। UPI यही प्लेटफॉर्म पेमेंट का आगे जाके होने वाला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसके बारे में भी हम हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देंगे, फिर वो भी जाकर लोगों के बीच में ट्रेनिंग देंगे। जैसा आपने पूछा कि कैसे OTP को सिक्योर करना है, अपना अकाउंट कैसे सिक्योर रखना है, अपना फ़ोन किसी और को मत दे दीजिए। आपको पता है फिशिंग बहुत सारी ये होती रहती है, एक्सपेडिशन आपसे कोई पूछेगा कि हम आपको ये देंगे, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, अपना ये पिन बताइए, ये बताइए। तो कई लोग इस झांसे में फंस जाते हैं और उनका बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह के सारे विषयों पर डिजिटल और फाइनेंशियल दोनों लिटरेसी पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ओके रेडी। शिक्षा को, एजुकेशन को एक तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, और इग्नू भी अपने आप में यही कोशिश करता है कि जो जागरूकता फैलाए पढ़ाई के लिए। तो क्या आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? हाँ, ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इग्नू के साथ हम अभी एक नया हमारा MOU जो है वो फाइनलाइज होने वाला है, जिसमें हम 2 कोर्सेज करने वाले हैं, 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज और 2 एप्रिसिएशन कोर्सेज। सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हैं और एप्रिसिएशन कोर्सेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होंगे, जिसमें जैसे अभी डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हुई, इस पे हम करेंगे। जो नए लेबर कोड्स आ रहे हैं उस पे करेंगे, और इस तरह के जो भी चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं उन पर हम इग्नू के साथ जुड़कर नए कोर्सेज इस तरीके से फॉर्मुलेट करते जाएंगे, जिससे कि ना सिर्फ लोगों को जानकारी मिलेगी बल्कि उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इग्नू और DTNB WED के रूप पास से संयुक्त, जो कि उनको आगे नौकरी पाने के लिए कहीं भी आप जाते हैं, किसी जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं तो बता सकते हैं कि देखिए इग्नू का हमने ये कोर्स किया हुआ है। तो ये भी हम आगे करने वाले हैं। सर, जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस समय को अगर याद किया जाए तो बहुत सारे जो मज़दूर हैं, वो प्रवासी मज़दूर, वो यहाँ से काम छोड़कर अपने जो गांव को वापस चले गए थे। तो जिस तरह से आपका बोर्ड काम करता है, वो टाइम आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा कि उनको समझाना और कॉन्फिडेंस में लेके रखना कि कुछ गलत उनके साथ नहीं होगा। तो कैसे आपने उस चैलेंज को कोप अप किया? उस चैलेंज को हमने कोप अप करने के लिए हमने एक तो कुछ पैम्फलेट्स और बुकलेट्स बनाई हैं, जिसमें माइग्रेंट, जो स्पेसिफिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हैं, उनको जानकारी देने के लिए हैं। प्लस जो हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने ये रियलाइज़ किया कि ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है,
तो हमने तुरंत उसको अपने कोर्सेज में इनकॉर्पोरेट किया कि माइग्रेंट वर्कर्स को समझाया जाए कि ये जो आपको बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, डर के वो भागने लगते हैं, फिर वो जहाँ चले गए लौट के वहाँ उनके पास रोज़गार नहीं है। तो भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं उनके लिए बनाई हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वो उनको बताई हमने। तो हमने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेशल कोर्सेज शुरू कर दिए। जी बिल्कुल। तो अगर लेबर लॉज की बात करें, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेबर हैं, जो श्रमिक मजदूर हैं, काम कर लेते हैं लेकिन उनके वेजेस उनको नहीं दिए जाते, उनका जो श्रम है वो उनको नहीं दिया जाता। तो ऐसे में आपका बोर्ड किस तरह से उनकी सहायता करता है? हमारा बोर्ड जो नए लेबर कोड्स आने वाले हैं, 4 लेबर कोड्स आ रहे हैं, उनमें वेज कोड भी एक है जो जिससे कि सभी लोगों को मिनिमम वेजेस मिल सके। ये आप असंगठित या ग्रामीण क्षेत्र को तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी आप देखिए तो ऐसे कई मजदूर हैं जिनको कागज़ पे तो मिनिमम वेजेस मिलते हैं परंतु असली में नहीं मिलते। तो क्योंकि और वो भी इतने डरे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती कि उनके अधिकार क्या हैं। तो ये नए लेबर कानून आ रहे हैं, इसके तहत उनको जानकारी हम देंगे। हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। हमने आपको ये जान के प्रसन्नता हुई कि हमने 2019 में ही लेबर कानूनों पर अपने एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, जो कि बीच में लॉकडाउन होने के कारण वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा रुक गया था। पर हम अगले 1-1.5 महीने में अपने पूरे एजुकेशन ऑफिसर्स को नए लेबर कोड्स पे ट्रेन कर देंगे और एक नया कोर्स मॉड्यूल बनाएंगे और वो हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम चलेगा लेबर कोड्स पर, जिससे कि जो भी लेबर कोड्स जिनसे जो भी फ़ायदा श्रमिकों को होना है वो उनको पता चल सके। जी। श्रमिकों में जो महिलाओं का वर्ग आता है, ख़ास तौर पर जो घरों में काम करती हैं या फिर किसी कारखाने में काम करती हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रकार का आपके बोर्ड द्वारा कार्य किया जा रहा हो? हाँ, महिलाओं के लिए हमारे अनेक कार्यक्रम होते हैं। मतलब महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से इस बोर्ड ने जितना महिला श्रमिकों के लिए कार्य किया है किसी और ने नहीं किया होगा। हमारे बहुत सारे महिलाओं के लिए हमारे पास डेटा भी है कि हमने कितनी महिलाओं को ट्रेन किया है। मैंने आपको बताया ना, हमारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हैं। महिलाओं के लिए, ट्राइबल्स के लिए, SC/STs के लिए हमने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी रखे हुए हैं। जो भी इस तरीके के वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के या जो पिछड़े हुए सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके लिए हमारे विशेष कार्यक्रम हैं। और महिलाओं में तो स्पेशली हमारे लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के कई बनाए हैं, तो वो भी उनको बहुत फ़ायदा होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत फ़ायदा होता है महिलाओं को, क्योंकि वो सब इकट्ठी होती हैं और बिना किसी के डर के, बिना किसी के राह भटकाए हुए वो अपना सही तरीके से अपना एक कोई रोज़गार शुरू करती हैं, अपना कोई उद्योग शुरू करती हैं और ख़ुद कमाती हैं। जी बिल्कुल। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और हमारे इन तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।